हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ मेगा सिंह। बेटा कंटिन्यू करते हैं हम चैप्टर को। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमने सॉल्यूशंस क्या होते हैं, देन उनकी कंसंट्रेशन सीखी थी। हम इस क्लास में आज इसको कंटिन्यू करते हैं। बेटा सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं: ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन आर होमोजीनियस इन नेचर। बट आप रिकॉल करते हैं थोड़ा, सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर देते हैं, जो रिजल्टेंट आता है हमारे पास वो सॉल्यूशन होता है, राइट। अब ट्रू सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशन होंगे? जो होमोजीनियस होंगे। मैम होमोजीनियस, यस आपने बताया था, जिसमें यूनिफॉर्म जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन। वो कंप्लीट एक जैसा दिखेगा, टॉप टू बॉटम एक जैसा दिखेगा, तो वो कैसे होंगे? यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। तो वो कैसे होंगे? होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस कैसे होते हैं? सो ट्रू सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? होमोजीनियस होते हैं, होमो। वही कोलाइडल कैसे होंगे? इट मे अपीयर होमोजीनियस बट नॉट, दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। यानी कि वो दिखने में तो होमोजीनियस जैसे होंगे, अपीयर टू बी homogeneous but are heterogeneous in nature. अब सस्पेंशन कैसे होंगे? ये प्रॉपर हेट्रोजीनियस होते हैं, ये दिखते भी हेट्रोजीनियस है और होते भी हेट्रोजीनियस है। क्यों क्या होते हैं हेट्रोजीनियस? जिसमें पार्टिकल्स थ्रू आउट सेम नहीं होते, डिफरेंशिएट रहता है उनके फिजिक्स में, हेट्रोजीनियस। अब ट्रू सॉल्यूशंस बेटा ऐसे क्यों होते हैं होमोजीनियस? क्योंकि इनका पार्टिकल साइज बहुत कम होता है। इनका पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर से भी कम, यानी कि 1 नैनोमीटर से भी कम रेंज के होते हैं ये। 1 नैनोमीटर इनसे ज्यादा बड़ा होता है, तो 1 नैनोमीटर से भी कम की रेंज के होते हैं। ऐसी कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की रेंज होती है हमारी 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर की रेंज से 100 नैनोमीटर की रेंज तक होते हैं हमारे। ऐसी हमारे हेट्रोजीनियस पार्टिकल 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं, 100 नैनोमीटर से भी बड़े साइज के पार्टिकल्स होंगे। सो इनको हम ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। इनके पार्टिकल्स ग्रेविटी, नो ग्रेविटी वर्क, है ना, कि इनके पार्टिकल्स पे नो एक्शन ऑफ ग्रेविटी, कोई ग्रेविटी वर्क नहीं करेगी क्योंकि पार्टिकल साइज ही बहुत छोटा है। इनके पार्टिकल साइज पे भी ग्रेविटी विल नॉट वर्क। एक्शन यानी कि ग्रेविटेशन एक्शन कुछ नहीं होगा। और इनके पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं, तो इन पे ग्रेविटी वर्क करती है। इनके पार्टिकल्स को अगर ज्यादा अमाउंट में लार्जर पार्टिकल्स होंगे तो ग्रेविटी उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं। यस, वही हेट्रोजीनियस में भी होता है। सो ग्रेविटी विल वर्क। नाउ ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स को बेटा हम किसी भी फिल्टर पेपर से अगर पास करेंगे तो पार्टिकल्स इजीली उससे पास हो जाएंगे। इवन अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से भी इनके पार्टिकल्स इजीली पास हो जाते हैं। लेकिन हम इधर कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होते, बट फिल्टर पेपर्स के पास थ्रू हो जाते हैं। एंड सस्पेंशन के पार्टिकल्स कैसे होंगे? वो तो फिल्टर पेपर से ही सेपरेट आउट हो जाएंगे, करेक्ट। So it's all about true solution, suspension and colloidal solution. एक लास्ट पॉइंट इनमें डिस्कस करते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट
इसके बाद डिस्कस करते हैं टिंडल इफेक्ट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, किसकी वजह से? पार्टिकल्स की वजह से। यस, ट्रू सॉल्यूशंस में कैसे पार्टिकल्स दिखते ही नहीं है। चलो कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल लें। इनके पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर की रेंज से 100 नैनोमीटर की रेंज तक के होते हैं पार्टिकल्स। कुछ पार्टिकल्स दिखेंगे हमें, है ना। अब अगर इस सॉल्यूशन से मैं कोई लाइट पास करूंगी तो क्या होगा? लाइट इस पे टकराएगी, स्कैटर होगी, यहाँ कोई पार्टिकल होगा उससे स्कैटर होगी, यहाँ कोई पार्टिकल होगा उससे स्कैटर होगी, यहाँ कोई पार्टिकल होगा उसके स्कैटर होकर पास आउट होगी कम अमाउंट में। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट थी यहाँ ज्यादा थी, हाई इंटेंसिटी, और यहाँ पर इंटेंसिटी कैसी हो गई? लो इंटेंसिटी हो गई। यानी कि पार्टिकल्स में जब लाइट स्कैटर्ड करके थ्रू पास आउट करती है तो हम उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी कि पार्टिकल्स से टकराकर देन जिगजैग मोशन में ट्रैवल करती है एंड देन पास करती है सॉल्यूशन से, तो वो करती है शो टिंडल इफेक्ट। आपने सभी ने कैनोपी ऑफ ट्री देखा है। आप जब भी देखेंगे ट्री को तो एक स्मॉल सर्कल से किरणें निकलती रहती हैं, है ना। उसको भी तो बोलते हैं कैनोपी ऑफ ट्री, राइट। या फिर आपने डस्ट पार्टिकल्स देखे एक डार्क रूम में, डस्ट पार्टिकल्स हमें विजिबल होते हैं सनलाइट की एनर्जी से, है ना। सनलाइट की हेल्प से हम देख पाते हैं माइन्यूट माइन्यूट डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं हमारे रूम में। सो इट्स ऑल विद द हेल्प ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द स्मॉल पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की वजह से लाइट का स्कैटर होना, उसको बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। अब ये ट्रू सॉल्यूशन में कैसे वर्क करेगा? मैम छोटे पार्टिकल्स है तो वर्क ही नहीं करेगा। सो ट्रू सॉल्यूशन में नो टिंडल इफेक्ट, एंड कोलाइडल सॉल्यूशन में यस इट शो टिंडल इफेक्ट, एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन में इट मे और may not show Tyndall effect. Tyndall effect. So ऐसे ही टिंडल इफेक्ट वर्क करता है। अब हम पढ़ते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस को। पहले तो मुझे एक बात बताओ, कोलाइडल सॉल्यूशन जो भी सॉल्यूशन है वो बने कैसे? यस, सॉल्यूट्स को सॉल्वेंट्स में ऐड कर दिया, सॉल्यूशन बन गए। तो कोलाइडल में उनके पार्टिकल्स किस रेंज के हुए? 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की रेंज में हुए। अब बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन के भी पार्ट्स होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए फेजेस में हम बात करेंगे यहाँ पे। कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट्स को बोला गया है डिस्पर्जन फेज, एंड सॉल्वेंट्स को बोला गया है डिस्पर्जन मीडियम। जब डिस्पर्जन फेज डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स होता है, ऐड होता है, तभी क्या बनता है? कोलाइडल सॉल्यूशंस बनेंगे। अब फेज तो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऐसे ही मीडियम भी कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। इस बेसिस पे हम डिफरेंट काइंड ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं, ठीक है। इसको हम टेबल के हेल्प से पढ़ते हैं। So first colloidal is Sol, where dispersion phase is solid and dispersion medium is liquid. For example, ink solution को जब हम देखते हैं तो उसमें स्मॉल पार्टिकल्स क्या होते हैं? डिजॉल्व रहते हैं ना, जो कि हम अपनी नेक्ड आई से देख नहीं पाते, तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं पूरे मीडियम में। और नाउ सेकेंड इज सॉलिड सॉल्स क्या होंगे? अब सॉलिड सॉल्स में सॉलिड में ही डिस्पर्स रहते हैं, सॉलिड में ही डिस्पर्स रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जेमस्टोन्स क्या होंगे? रूबीज वगैरह, है ना। बहुत सारे डायमंड्स होते हैं जो एक सॉलिड में ही डिस्पर्स रहते हैं। अब थर्ड होगा हमारे पास एरोसोल को हम 2 टाइप में स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड dispersed in gases and second is liquid dispersed in gases. सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैसेस का एग्जांपल होगा स्मोक। आपने स्मोक देखा है ना, डस्ट पार्टिकल्स गैसेस में डिस्पर्स्ड रहते हैं, एग्जॉस्ट,
है ना, उसमें डिस्पर्स्ड रहते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, गैसेज में डिस्पर्स्ड रहते हैं। नाउ लिक्विड टू गैस का देखते हैं एग्जांपल, जब लिक्विड डिस्पर्स्ड होता है गैसेज में, फॉर एग्जांपल फॉग। आपने देखा है ना, जब स्टीम फॉर्म होती है और विंटर्स में क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं तो फॉग दिखता है, राइट, उसमें लिक्विड के स्टीम के पार्टिकल्स गैस में डिस्पर्स्ड रहते हैं, राइट। नाउ इमल्शंस, इमल्शंस में क्या होता है बेटा, जब लिक्विड लिक्विड में डिस्पर्स रहता है, फॉर एग्जांपल मिल्क, मिल्क में क्या होता है, फैट पार्टिकल्स, लिक्विड है वो भी, फैट पार्टिकल्स जिनको आप बटर बोलते हो, वो क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं ना मिल्क में। ऐसी फेस क्रीम्स एंड बहुत सारी बटर हो गया, मिल्क हो गया, क्रीम हो गया, है ना, ये सब डिस्पर्स रहती हैं लिक्विड टू लिक्विड में। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्म। फॉर्म में क्या होता है, व्हेन जब गैस लिक्विड में डिस्पर्स रहती है, फॉर एग्जांपल शेविंग क्रीम, जो शेविंग क्रीम होता है तो बबली बबली होती है ना, तो उसमें बबल्स यानी कि गैसेस डिस्पर्स्ड रहती हैं। सॉलिड फॉर्म क्या होगा, लाइक स्पंज, आपने स्पंज देखा है, कभी भी स्पंज को आप लाइक सॉलिड फॉर्म, अब सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, गैसेस सॉलिड में डिस्पर्स रहती हैं। आपने स्पंज देखा कैसे पोर्स पोर्स फॉर्म हो जाते हैं, पोरस सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है स्पंजी, है ना, उसमें गैस ट्रैप हो जाती है एक सॉलिड सब्सटेंस में, तो गैस क्या हो रही है, सॉलिड में डिस्पर्स हो रही है। अब जेल, जेल का क्या होगा, उसमें उसमें होगा लिक्विड जब सॉलिड में डिस्पर्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जेली, जेली जब फॉर्म होती है तो उसमें लिक्विड होती है ना, तो लिक्विड डिस्पर्स होते हैं सॉलिड मटेरियल में, है ना, राइट। So it is all about colloidal solutions. Let's talk about separating methods. Separating में कोई मैग्नेटिक मटेरियल है जो मैग्नेटाइज हो सकता है, तो वो क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट हम उसको निकाल सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। आप शीट ऑफ पेपर को कट करेंगे और उसे स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेट्स आयरन्स के साथ मिक्स कर देंगे, तो व्हाट विल हैपन, हाउ वी विल सेपरेट दीज सब्सटेंसेस, हम विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट आयरन के पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे ना, यस, दैट्स हाउ मैग्नेट वर्क। सो सेकेंड इज फिल्ट्रेशन। व्हाट इज फिल्ट्रेशन, शीट ऑफ पेपर होता है हमारे पास, यस मैम, ये क्या है, एक कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क में हम शीट ऑफ पेपर को फोल्ड करके ऐड कर देते हैं, और जब उसमें कुछ वाटर पोर करते हैं जो कि पार्टिकल कंटेनिंग वाटर है, तो क्या होगा, एकदम क्लीन वाटर हमारे पास आ जाएगा। सो with the help of filter paper, that is filter paper, filter paper, फिल्टर पेपर की हेल्प से, फिल्टर पेपर की हेल्प से ये जितने भी पार्टिकल्स है वो यहीं पर रुक जाएंगे, है ना, वो फिल्टर आउट हो जाएंगे एंड हमारे पास एक क्लीन सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। दैट्स हाउ फिल्ट्रेशन वर्क, इस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे। नाउ थर्ड इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर क्लास। सब्लिमेशन में बेटा क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में भी, लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, व्हाट इज सब्लिमेशन, यस, सॉलिड से डायरेक्ट गैसेज में कन्वर्ट हो जाना, एग्जैक्टली। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं एनसीईआरटी से। ये हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क, इसको बोलते हैं हम कॉनिकल फ्लास्क, ये जो शेप का इक्विपमेंट होता है हमारे लैब में उसको बोलते हैं हम कॉनिकल फ्लास्क। सो इसमें क्या होता है, अब मैंने मिक्सचर लिया है अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड, जिसको फॉर्मूला होता है हमारे पास NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, जिसमें हमने ऐड कर दिया, अमोनियम क्लोराइड में हमने ऐड किया हुआ है एक और सॉलिड सब्सटेंस, दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड।
सोडियम क्लोराइड जिसका केमिकल नेम है NaCl, इट इज अ कॉमन सोल्ट जो हम अब नॉर्मली यूज खाने में यूज करते हैं. दैट सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर लिया. देन कुछ टाइम तक हमने इनको हीट प्रोवाइड किया. व्हाट विल हैपन, हीट क्या करेगी, हीट, अमोनियम क्लोराइड का टेम्परेचर बहुत लो होता है बेटा, बहुत, एज कंपेयर टू, सो जब हम इसको हीट करेंगे तो एज कंपेयर टू अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड हैज वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, एंड सोडियम क्लोराइड का हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. तो इट इज नॉट इनफ हीट फॉर टू कन्वर्ट अ सोडियम क्लोराइड इनटू अ लिक्विड फॉर्म. इजीली तो नहीं कर पाएंगे, इतना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये हीट इतना इनफ तो है कि लाइक अमोनियम क्लोराइड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दे, है ना. यहाँ पे सब्लिमेशन की बात हो रही है तो इट विल कन्वर्ट डायरेक्टली सॉलिड टू गैसेस, राइट, गैसेस में कन्वर्ट होगा. तो यहां हमने कुछ कूलिंग पैड्स लगा दिए, कूलिंग पैड जो क्या करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करेगा. व्हाट विल हैपन, जो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है वो इवेपोरेट होगा, वेपराइज होगा. वेपराइज होने के बाद टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से उसमें सडन टेम्परेचर डाउन जाएगा, डिपोजिशन भी साथ साथ अकर होगा. तो ये पूरा क्या यहाँ पर सबमिट हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो क्रिस्टल बने, वाइट क्रिस्टल, वो हमारे होंगे अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड के होंगे. सो हमने यहाँ क्या देखा, दोबारा रिपीट पढ़ते हैं. मिक्सचर लिया हमने दोनों सॉल्ट्स का, जिसमें एक का टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो था. टेम्परेचर रेज होने की वजह से डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो गया, और टेम्परेचर डिफरेंस फील की वजह से अगेन डिपॉजिट भी हो गया, यानी कि अगेन गैसेस से सॉलिड भी बन गया. डिपोजिशन भी इधर हो रहा है, डिपोजिशन भी हुआ तो इधर क्या हुआ, नीचे क्या रह गया, ओनली सोडियम क्लोराइड नीचे रह गया, और अमोनियम क्लोराइड इवेपरेट, वेपराइज होकर क्या हुआ, वेपराइज होने के बाद यहाँ पर डिपॉजिट हो गया. तो दोनों को हम सेपरेट आउट कर पाए विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन. यस, नाउ यू अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट टेक्निक इज our fourth technique is crystallization. बेटा क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन में अगेन हमने एक बीकर लिया, ध्यान से देखेंगे, बीकर में हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन. इसको हमने प्रॉपर हीट किया, इतना हीट किया कि इसकी क्वांटिटी हाफ हो गई, इतनी डिक्रीज क्वांटिटी हो गई, यानी कि पहले इतना था अब डिक्रीज हो गया, इतना रह गया. जब इतनी क्वांटिटी डिक्रीज हो गई देन हम इसको कूल डाउन होने के लिए रख दिया. व्हाट विल हैपन, धीरे 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 टेम्परेचर डाउन जाएगा, रिवेपरेट भी होता रहेगा. सो क्या होगा, आप देखेंगे कुछ देर बाद ही इसी बीकर में यहाँ कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगेंगे, सेटल डाउन पे स्मॉल क्रिस्टल्स उसी पे एक्यूमुलेट होने लगेंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स, और ऐसे करके बहुत बल्कि क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे. इसका मतलब हमने सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने पे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म किया, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अगेन टेम्परेचर लिटिल बिट इंक्रीज करने पे जब उसको कूल डाउन पे रखा तो वो अपने आप एक क्रिस्टल फॉर्म होने लगे सॉल्यूट्स के. सॉल्यूट्स सेपरेट आउट होने लगा सैचुरेटेड मिक्सचर्स में से. सो क्या हुआ, क्रिस्टल पे क्रिस्टल्स, जितने भी बल्कि क्रिस्टल फॉर्म हुआ एक, उस पर बहुत सारे क्रिस्टल जाके एक्यूमुलेट होने लगेंगे, एक बल्कि मैटर फॉर्म करने लगेंगे. इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन. ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम
सेंट्रीफ्यूगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ स्पिनिंग टेक्निक। बेटा स्पिनिंग टेक्निक कैसे हुई? अगर हम किसी भी सब्जेक्ट, चलो ऐसे इसको सीखते हैं हम, हमारे पास एक सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इस पर क्या लग रहा है? एंगुलर मोमेंटम लगता है। मैम मोमेंटम क्या होता है? किसी भी मास की वजह से वेलोसिटी को ऑक्यूपाई करना, वेलोसिटी आ जाना किसी भी मास की वजह से। मूवमेंट ऑफ बल्कि ऑब्जेक्ट विल गिव यू सम वेलोसिटी, तो उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। अब ये एंगुलर यानी कि हमेशा एंगल चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है तो एंगल चेंज होता जा रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम होगा, हो जाएगा ये। तो एंगुलर मोमेंटम जो फोर्स लगता है, ये क्या सर्कुलर में कोई फोर्स लग रहा है ना, सर्कल की डायरेक्शन में घूम रहा है तो सर्कल में फोर्स लग रहा है, तो ये अंदर की साइड भी फोर्स लगाता है, उस फोर्स को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड इसी को बैलेंस करने के लिए एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में ही अपनी ही पोजीशन पे रहता है। तो जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको बोलेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड इसको बोलेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, तभी तो ये अपनी एक सर्कुलर पोजीशन में रहकर मूव कर पाएगा। तो ऐसे ही जब हम किसी भी स्पिन ऑब्जेक्ट को स्पिन करते हैं तो क्या होगा, ये मार्कर को अगर मैं स्पिन करूंगी तो इसका पूरा मास अपवर्ड क्यों नहीं जा रहा है मेरे स्पिन करने से, मेरे स्पिन करने से डाउनवर्ड क्यों नहीं जा रहा? क्यों? क्योंकि वो बैलेंस फोर्स पे वर्क करेगा ना बेटा। एक फिजिक्स जो वर्क करेगी वो एक फोर्स के बैलेंस पे वर्क करती है। अगर मैं इसको स्पिन कर रही हूँ तो इसका फोर्स अब बाहर आउटवर्ड लग रहा है, फिर इसके फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक इनवर्ड फोर्स भी लगता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, सो ये इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए जब सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों वर्क करते हैं तो क्या होता है, इसका जो पूरा मास है इसके सरकमफेरेंस पे आ जाता है। तो जब पार्टिकल, अगर मैं किसी भी पार्टिकल को स्पिन करूंगी तो रेंडमली अगर पार्टिकल यहाँ होंगे तो वो इधर एक्यूमुलेट होने लगेंगे। इट वर्क एज सेम वॉशिंग मशीन। अगर आप वॉशिंग मशीन में कोई सब्सटेंस या कोई एक कपड़ा डाल देते हैं तो फिर वो एक सेंटर छोड़ के सरकमफेरेंस के एरिया पे आ जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है ना। ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल इसके सरकमफेरेंस के पास एक्यूमुलेट हो जाएंगे। जो इसी सेपरेशन टेक्निक से हम मिल्क में से बटर को रिमूव कराते हैं। जो हैवी फैटी मॉलिक्यूल्स होते हैं बटर के, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं सरकमफेरेंस पे, राइट। और लाइटर पार्टिकल्स यहाँ मिडल में रह जाते हैं, और हैवियर पार्टिकल्स क्या होते हैं, सरकमफेरेंस में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, राइट। इस टेक्निक को बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेटिंग टेक्निक। नाउ क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? Chromatography is a technique where we separate two substances depend upon their solubility. Chromatography is a technique where chromatography is a technique where two substances can be separated out from a solution depend upon their solubility nature. यानी कि solubility जो ज़्यादा soluble होगा वो ज़्यादा easily separate हो पाएगा। अब देखो ऐसे कैसे, समझ नहीं आया ना? देखो ऐसे समझो, हमारे पास एक सॉल्वेंट है जिसको हमने फिल किया इस बीकर में, है ना। इस बीकर में सॉल्वेंट फिल कर दिया। अब इस सॉल्वेंट में हमने एक फिल्टर पेपर लिया, दिस इज द फिल्टर पेपर। और इस फिल्टर पेपर पे हमने स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर लिया, उसमें मार्क बना दिया पेंसिल से। ये मार्क बन गया। मार्क के एकदम सेंटर में यहाँ पर इंक स्पॉट लगा दिया, मान लो ब्लैक कलर का इंक स्पॉट लगा दिया, इसी ब्लैक कलर का। जब हम इसको डिप करेंगे एक बीकर में
तो मेक श्योर ये जो मार्क्ड पार्ट है वो बीकर में कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो, ये बीकर की लाइन से ऊपर ही हो, ठीक है। सॉल्वेंट लाइन से ऊपर है, दिख रहा है सभी को। अब सॉल्वेंट लाइन से ऊपर है, क्या होगा, सॉल्वेंट्स क्या करता है, कोई भी फिल्टर पेपर एब्जॉर्ब करेगा ना वाटर को या सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करेगा, तो इसकी कैपिलरी एक्शन से, कैपिलरी एक्शन क्या होगी, माइन्यूट टाइनी पोर्स से निकलता निकलता ऊपर ट्रैवल करेगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशन एक्शन से, तो उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। अब कैपिलरी एक्शन से जब वाटर ट्रैवल करेगा तो व्हाट वी नोटिस कि इसमें ब्लू इंक से जो भी पार्टिकल्स है ना, जो भी जिससे भी पार्टिकल से ये ब्लू इंक बनी है, इसमें जो जो पार्टिकल्स है ना, डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज पार्टिकल्स इनटू द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में जितनी भी इसकी सॉल्युबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेवल करने लगते हैं। कैसे, मान लो इसमें हमारे पास ए पार्टिकल और बी पार्टिकल से मिलकर ये ब्लैक इंक बनी है, ब्लैक इंक बनी है। मान लो ये रेड कलर की है और मान लो रेड कलर से और ब्लू कलर से मिलके बनी है ये रेड कलर ब्लैक कलर की इंक, लार्ज अमाउंट में ब्लैक रेड जो भी इन्होंने कॉम्पोजिशन लिया उसमें मिला दिया इन्होंने, रेड कलर से और ब्लू कलर से मिलकर ये ब्लैक कलर की इंक बनी है। तो अब क्या होगा, क्या नोटिस करेंगे, जो सॉल्वेंट ट्रेवल होके जा रहा है ये इतने अमाउंट तक तो मुझे जो कलर मिला दैट इज रेड, उसके बाद यहां से स्टार्ट हुआ तो यहां तक मुझे जो कलर मिला दैट इज ब्लू। क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे रेड कलर लेस सॉल्यूबल था हमारे सॉल्वेंट में एंड ब्लू कलर मोर सॉल्यूबल था हमारे सॉल्वेंट में, लेस मोर सॉल्यूबल। तभी तो जब जितना ज्यादा सॉल्यूबल होता है वो उतना ही ज्यादा सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है और सॉल्वेंट उसको अपने साथ ट्रैवल करके लेके जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक वेयर two solutes are dissolved in a solvent and the separation technique depend upon the solubility of the substance। जो ज़्यादा सॉल्यूबल होगा वो ज़्यादा ट्रेवल होकर जाएगा और जो कम सॉल्यूबल होगा वो लेस ट्रेवल करेगा। तो सॉल्यूबिलिटी से हमें इतने पार्ट तक रेड पहले मिल जाएगा और बाद में हम एनालिटिकल टेक्निक्स लगा के इनको सेपरेट आउट कर लेंगे। क्लियर। क्रोमेटोग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये हमें हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स हमें सॉल्वेंट में प्रेजेंट है ना। इससे हम इजीली पता लगा सकते हैं, जितने ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट कलर होंगे उतने ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट्स हैं हमारे पास सॉल्वेंट के अंदर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टेक्निक इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन टेक्निक। अब डिस्टिलेशन टेक्निक को समझो, बहुत इजी टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है। और हमारे पास दिस इज द स्टैंड, ये कनेक्ट है हमारे, नाउ दिस इज कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क जिसको हमने बोला है डिस्टिलेशन फ्लास्क। डिस्टिलेशन फ्लास्क में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। फिर ये कंपाउंड हमारे कनेक्टेड है हमारे वाटर कंडेंसर से। दिस इज वाटर कंडेंसर। क्यों वाटर कंडेंसर? इस जितना भी ये आप स्पेस देख रहे हो, ये वाला स्पेस, ये स्पेस कैरी करता है सब्सटेंस को जब वो एक इवेपोरेट हो जाता है, और ये जो सब्सटेंस है ये कैरी करता है कूलेंट को। इसमें वाटर भी फिल हो सकता है, कोई अदर कूलेंट भी फिल कर सकते हैं। फिलहाल हमने इसमें वाटर फिल किया हुआ है, कोल्ड वाटर। अब कोल्ड वाटर हमने फिल कर दिया, यहाँ पर इसके आउटलेट और इनलेट होते हैं, ठीक है। हमने इसमें वाटर कूलेंट फिल कर दिया। आप जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जैसे ही हमने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करा, व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फेस चेंज होगा, सॉलिड है तो लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड है तो गैसेस में बदलेगा। जिसका कम टेम्परेचर है वो सबसे पहले वो बाहर आएगा, है ना।
मान के चलो हमारे पास ए है, बी है, सी है और डी है। इसका टेम्परेचर है अराउंड ये 45 डिग्री पे ही गैसेस चेंज हो जाती है, गैसेस स्टेट में चेंज हो जाती है। ये होता है हमारा गैसियस 60 डिग्री पे, ये 75 डिग्री पे चेंज होता है और ये 100 डिग्री पे चेंज होता है। हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो जब हम किसी भी डिस्टिलेशन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में हम देखते हैं, तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में जब हम कंपाउंड्स को हीट करते हैं तो टेम्परेचर रेज हो रहा है। जैसे ही 45 क्रॉस होगा तो वो इवेपोरेट होकर जाएगा, इवेपोरेट होकर इन कूलेंट फ्लास्क में जाएगा, है ना। जब इस पाथ को वो फॉलो करेगा तो टेम्परेचर डिफरेंस देखिएगा। यहाँ पर कोल्ड वाटर है जो कि वाटर कूलर में या फिर वाटर कंडेंसर में फिल्ड है, तो क्या होगा, गैस पार्टिकल्स यहाँ पर क्या होंगे, कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होने के बाद ट्रेवल करेंगे इस पाथ को और एक बीकर में सबमिट हो जाएंगे। जैसे टेम्परेचर एक्सीड होने लगेगा, 45 से रीच होने लगा और 45 से 60 पहुंचने से पहले ही हम यहाँ पे ए पार्टिकल को कलेक्ट कर चुके होंगे। फिर इसको हटा देंगे, हमारे पास यहाँ ए पार्टिकल आ गया। फिर हमने यहाँ बीकर लगाया, बी पार्टिकल्स कलेक्ट हुए, फिर बी को अलग रख दिया। बी कलेक्ट होने के बाद जैसे टेम्परेचर 75 के क्रॉस पहुंचने लगेगा, हम इसको हटा के बी को यहाँ रख देंगे, न्यू बीकर लगाएंगे। न्यू बीकर में क्या करेंगे, अगेन हमें कलेक्ट हो रहा है सब्सटेंस, अगेन वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ एंड सेम ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक 100 डिग्री रीच नहीं हो जाता। 100 डिग्री रीच होने के बाद हमें पूरे चारों बीकर डिफरेंटली मिल जाएंगे जो कि कलेक्ट हमने किए हैं डिफ्रैक्शन डिस्टिलेशन की हेल्प से। सो हाउ दिस टेक्निक इज वर्क, is that clear? Now last technique is separating funnel. सेपरेटिंग फनल बेटा इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में होती है। ये क्या है, हमारे पास एक अगेन स्टैंड है, ठीक है। इस स्टैंड में हमारे पास बीकर है, बीकर के जस्ट ऊपर हमने एक सेपरेटिंग फनल को अटैच किया है। ये है हमारी सेपरेटिंग फनल, जो यहाँ पे है हमारा एक स्टॉपर। हमने लिक्विड को मिक्स किया, तो इमिसिबल लिक्विड, ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर मिक्स कर, कभी हमने ऑयल एंड वाटर को मिक्स किया है, नॉर्मली नहीं होता ना मिक्स, तो क्या होगा, हमने यहाँ पर फिल कर दिया, यहाँ कुछ पार्ट ऑयल का फॉर्म हो रहा होगा और ये नीचे वाटर होगा, है ना। वाटर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ऑयल से ज़्यादा होती है और ऑयल की कम होती है। अब हम सेपरेटिंग फनल में क्या करेंगे, स्टॉपर को ऑन करेंगे, वाटर रीच आउट हो जाएगा हमारा बीकर तक रीच होने के बाद वाटर फिल्ड हो गया हमारा। एक पॉइंट आएगा जब हमारा सेपरेटिंग फनल कंप्लीट वाटर को निकाल चुका होगा और यहाँ पर सिर्फ ऑयल रह जाएगा। एक डिफरेंट बीकर लेंगे और डिफरेंट बीकर में हम ऑयल को सेपरेट आउट कर लेंगे। बाय द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक दैट इज सेपरेटिंग फनल, वी सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड। कैसे लिक्विड, इमिसिबल, जो लिक्विड मिक्स नहीं हो सकते। सो इट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप योर ऑल डाउट्स आर क्लियर नाउ। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट इट।